तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पर। आज इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें जानने को मिले, है ना। जितने भी सरकारी एग्जाम हैं सभी में ये काम आएगा, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक। देखिए, राष्ट्रपति की अगर परिचय के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत का जो है कार्यकारी प्रमुख होते हैं ये, है ना। भारत का कार्यकारी प्रमुख होते हैं और ये प्रथम नागरिक भी होते हैं भारत के, है ना। सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं, हमारे सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक ही होते हैं। देखते हैं कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रपति थे वो ये प्रतिभा पाटिल थे। फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू है। अगर देखते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में तो आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। यानी भारत का जो है जो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को ही माना जाता है ना। आर्टिकल 50 के अनुसार अब देखिए, संसदीय प्रणाली की बात करें तो भारत का जो लोकतंत्र है संसदीय प्रणाली से चलता है। यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली शासन है जिसमें राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, है ना। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रमुख तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख, यानी कि डी0 होते हैं ना, डी जूरे जिनको कहा जाता है इंग्लिश में। और जबकि वास्तविक जो प्रधान होते हैं, वास्तविक वो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि पीएम होते हैं और इनको कहा जाता है डी फैक्टो, है ना। वास्तविक कार्यकारी प्रधान को कहा जाता है डी फैक्टो और संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र के प्रधानमंत्री होते हैं उनको कहा जाता है डी जूरे। ठीक है, याद रहेगा। ये सारी बातें जो है आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है। आगे चलते हैं तो देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल। तो देखते हैं कि आर्टिकल जो है 52 से 62 है टोटल। अभी देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 में क्या लिखा है। तो लिखता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है वो लिखा गया है। आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, है ना। और आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है, लेकिन कैसे होगा, यानी कि वो तरीका बताता है। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 56 जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है, यानी कि सामान्यतः 5 वर्षों तक रहता है ना। आगे देखते हैं तो आर्टिकल 57 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र हैं, है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन सामान्यतः भारत में चला आ रहा है बहुत टाइम से कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन रहा है। देखिए, आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता का बताता है, यानी कि कौन जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग ले सकता है। और आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताता है कि आपको राष्ट्रपति के पद पर जाना है तो क्या क्या शर्त पूरा करना होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 60 देखते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाता है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 60 में है। और आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति अगर कोई गलत काम करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उनको अपने पद से निष्कासित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल में राष्ट्रपति कार्यालय में अगर कोई रिक्ति यानी कि वैकेंसी आती है और उसके लिए चुनाव कराने के लिए समय बताया गया है आर्टिकल 62 में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और आर्टिकल 54 को डिस्क्राइब करते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 में वर्णित है, ठीक है, राष्ट्रपति का। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, यानी कि डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है ना। उनके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं तो देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, है ना, जो कि निर्वाचित हैं अभी फिलहाल,
यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, और सिर्फ निर्वाचित या नहीं कि मनोनीत। जैसे कि राष्ट्रपति जो होते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। चलिए अब देखते हैं कि सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, फिर भी मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, है ना। जितने भी राज्य हैं सभी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब देखते हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, है ना, इन तीनों यूनियन टेरिटरी जो हैं उनका विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे, और ये 69 और 70 संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आर्टिकल 55 जो बताता है निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का प्रक्रिया होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यताएं किसमें वर्णित है, तो आर्टिकल 58 में है। कौन कौन सी योग्यता अगर हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब देखिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप 35 वर्ष पूरी करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता आप में है। अब देखते हैं कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, है ना। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो तो आप राष्ट्रपति बनने योग्य हैं। अब देखते हैं कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर यानी कि कोई जॉब ये सब ना करते हो, है ना। अब देखते हैं कि उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होगा कि जो उम्मीदवार हैं वो पेपर पे साइन करवाएंगे 50 व्यक्ति से कि हाँ ये योग्य हैं, है ना, चुनाव लड़ने के लिए। अब देखते हैं आगे। ये तो हो गई आपका राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यताएं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आर्टिकल 58 में वर्णित है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं ज़रा, कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि सबसे पहला अगर देखें तो उसमें कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी कार्यकारी शक्ति होती है। तो आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। दूसरी बात है तो अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, है ना। मंत्री परिषद के जितने सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति वही करते हैं राष्ट्रपति, या फिर हमारे CG है ना, CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को की भी नियुक्ति वही करते हैं। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जैसे कि, और फिर राज्यों के राज्यपाल, UPSC के, है ना, UPSC के सदस्य एवं अध्यक्ष और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो और देखते हैं कि प्रशासन यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका शासन सीधे तौर पे राष्ट्रपति ही चलाते हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में, जरा एक ध्यान इधर भी मार लेते हैं। तो सबसे पहले है कि सत्र को आहूत करने का यानी कि बुलाने का, और सत्रावसान, और फिर या तो लोकसभा के सत्र को डिसॉल्व करने का, भंग करने का भी पावर राष्ट्रपति के पास ही होता है। आहूत माने समन सत्र को बुलाना, है ना। सत्रावसान कहने का मतलब रोक देना, ठीक है, और डिसॉल्व कहने का मतलब उस सत्र को एकदम पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना, भंग कर देना। अभिभाषण की बात करें तो संसद के पास सत्र और आम चुनाव के पहले सत्र को संबोधित करना, है ना, ये यानी कि संसद के पहले सत्र में और फिर आम चुनाव के पहले सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो कि आर्टिकल 123 यानी कि 123 में दिया गया है। जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम
जैसा होता है, एकदम सेम टू सेम, जैसे संसद कानून बनाता है ना, सेम टू सेम उतना ही पावर होता है। और यह 6 सप्ताह के भीतर, है ना, संसद के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। अब विधेयकों पर सहमति के बारे में देख लेते हैं। तो धन विधेयक और नए राज्यों के गठन या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही सदन में पेश किए जाते हैं, इसके पहले सदन में पेश नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वैसे वीटो शक्ति भी राष्ट्रपति के विधायी शक्ति में ही आता है। अच्छा, वीटो क्या होता है? तो वीटो का मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट, माने कि मैं मना करता हूँ, ठीक है, वीटो का मतलब होता है। और राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती है, जिसको कहा जाता है अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, यानी कि अब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, है ना। तो अत्यंतिक वीटो में क्या किया जाता है कि जो विधेयक होता है उस पर सहमति रोक दी जाती है। ये देखिए, कोई भी विधेयक यानी कोई भी बिल, एक्ट कब बनता है, ठीक है, तो पहले क्या होगा कि यहाँ राज्यसभा या फिर लोकसभा, है ना, दोनों में से पहले जो भी हो जाए, जहाँ आ जाए वो पहले पास करेगा, फिर राज्यसभा पास करेगा, और फिर ये जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। अगर प्रेसिडेंट जो है पास करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर अब्सोल्यूट वीटो लगा देंगे, यानी कि सहमति से रोक दिए, है ना, मतलब इस पर सहमति नहीं दिया जा रहा है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि इस जो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं ना, मतलब कि जो बिल आया है अगर लगता है राष्ट्रपति को कि इस पे फिर से ठीक से विचार करना चाहिए तो वापस संसद में भेज सकते हैं। अब पॉकेट वीटो के बारे में बात करते हैं, तो यानी कि विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना, है ना, मतलब पड़ा रहेगा इनके पॉकेट में, तो यही हो गया आपका पॉकेट वीटो। तो 3 प्रकार के वीटो हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि वित्तीय शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास जो फाइनेंशियल पावर होता है तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो धन विधेयक की बात कर ले तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में देखें तो को संसद के समक्ष रखने की व्यवस्था भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक शक्ति के बारे में देखें तो क्षमादान की शक्ति जो कि आर्टिकल 72 में दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा करने का पावर है उनमें। प्रविलंबन की शक्ति है, विराम की शक्ति है, परिहार और फिर लघुकरण की पावर है। वैसे ये जितना भी न्यायिक शक्तियां हैं मैं इसके लिए आपको अलग से एक और वीडियो ला दूंगा जिसमें समझाया रहेगा कि क्षमादान क्या होता है, प्रविलंबन क्या होता है, विराम क्या होता है, परिहार क्या होता है और लघुकरण की शक्ति क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के बारे में। तो आर्टिकल 143 के बारे में 143 के बारे में क्या बात करता है, तो राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के लिए किसी विषय पर किसी कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है ना, वो आर्टिकल 143 कहता है। अभी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के 5वीं शक्ति जिसको इमरजेंसी कहा जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है भारत में इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसको कहा जाता है 3 इमरजेंसी होते हैं। एक को कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, एक को कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल्स यानी कि राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में वर्णित है, और एक को कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 में वर्णित है। ये तीनों आर्टिकल याद रख लेंगे, एक आर्टिकल है 352, एक है 354 और एक है 360। ये देखिए 4-4 है ना, 4-4 अंक पे वो अथी है, 2 से हुआ 4 और 4 से हो गया 0, 52, 54, 60। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगता है, या कभी भी वॉर हो गया किसी देश से, युद्ध हो गया, या फिर बाहरी आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया अपने ही है ना देश में, तो नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता होती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी कि राज्य में संवैधानिक उपबंधों के अनुसार शासन न चलने पर क्या हो सकती है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल कब लगता है, जब वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो जाता है, तब आर्टिकल 360 एक्टिव हो जाता है ना। अब आता है
कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, और हम लोग हिंदी में महाभियोग कहते हैं के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये महाभियोग। और आर्टिकल 61 में वर्णित है ना, आर्टिकल 61 में। तो सबसे पहले अगर देख लें तो आधार क्या होता है, तो संविधान का उल्लंघन अगर करते हैं राष्ट्रपति तो उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। जैसे संविधान में वर्णित है कि राष्ट्रपति कोई भी काम प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, ठीक है। अगर वो प्रधानमंत्री की सलाह नहीं मानते हैं तो उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रक्रिया की बात करें तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। यानी कि अर्ध न्यायिक क्यों कह रहे हैं, जैसे कि इसका न्याय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, मतलब कि संसद में ही होता है। लोकसभा विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 बहुमत से पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा तो हटाए हुए मान लिए जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। तो शुरुआत कैसे होगा, तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर लेकिन नोटिस देना पड़ेगा, है ना। और सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए और कम से कम 14 दिन का नोटिस देना उनको होता है ना। राष्ट्रपति को हटाने से पहले 14 दिन नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पहले। और पारित होने कैसे होगा, तो देखिए प्रस्ताव को सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा से भी पारित होना चाहिए और दूसरी सदन यानी कि राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। अगर दोनों तरह से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक होने वाला है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।